हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ हमारा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर ना कुछ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन भी जो है ना हम डिस्कस करेंगे। साथ में मिक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कर रहे हैं तो उसमें वो भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, द सम ऑफ डायगोनो मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनो, इफ ए डायगोनो मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज भी डायगोनो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, अगर मेरा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई मतलब कि आइगन वैल्यू इक्वल टू हो जाए ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, ये मैंने निकालना भी सिखाया था आपको इसके अंदर जो हमने लीनियर अलजेब्रा किया था पूरा का पूरा, ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, मिशन DSSP एप्लीकेशन के अंदर, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, लेमडा आई मतलब सारे आइगन वैल्यू की, तो वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। उसके अलावा और हमने कोरली वगैरह भी किया था, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, तो मैं क्या करूँगा, वो एक मेरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। अब देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती, अगर वो जिसके कि मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है वो हो सकती है, तो एवरी कभी नहीं हो सकती। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट वाला ऐसा कोई भी हमारे पास केस नहीं है, और ना ही हमारा सम वाला केस है। तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो डायगोनलाइजेबल ही रहती है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारी कोई भी एवरी मतलब सारी की सारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती थी, एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको पता है ये कौन सी होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली, है ना। उसके अलावा अगर मैं और देखूं, मैंने आपको करवाया था कि एवरी इनवॉल्यूटरी, एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी क्या होगी, इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आपको पता ही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी वाली, है ना। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशंस थी इसकी। उसके बाद हमने ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स भी किया था, उसके बाद जॉर्डन ब्लॉक किया था, ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किया था। उसके थ्रू भी काफ़ी सारी कंडीशंस हमारी बनी थी जहाँ पे हमने दिखाया था कि कौन सी मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, तो लीनियर अलजेब्रा वाले जो है ना फोल्डर के अंदर वो जाकर आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एस इज इक्वल टू, ये कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ऑफ 3, इफ ए इज मैट्रिक्स हैविंग कॉलम एज वेक्टर ऑफ सेट एस, ये कॉलम दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, तो मैं पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे है मेरा 3 1 और -1, क्योंकि कॉलम दिए गए हैं, 2 2 -1 -5 -2 और 2 1 3 और 1। तो यहाँ आपको 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मिल रही है। तो यहाँ सबसे जो छोटा होता है, रो छोटी हो चाहे कॉलम छोटा हो, तो सबसे छोटा 3 है। तो रैंक जो है ना इसका, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ये ए है, जो इसका रैंक होगा वो क्या होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही जा सकता है या उससे छोटा जाएगा, 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में से देखना होता है ये सबसे छोटा हो रहा है। ठीक है, अब देखना है हमें इस मैट्रिक्स को, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और देखेंगे रो एक्लन फॉर्म बनाने के बाद कि नॉन जीरो रोज कितनी बनती हैं। ठीक है, जो सबसेट्स उसके बनेंगे ना, सबसेट्स ऑफ नॉन जीरो रोज, तो वो देखेंगे हम, वो उसका रैंक होगा, है ना। इसको हम करके देखेंगे। और उसके बाद उसने क्या पूछा हुआ, और सेट एस हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो भी इससे पता चलेगा, डायरेक्ट आपको पता ही चल गया कि 3 रो है 4 कॉलम है, तो वेक्टर कितने हैं 4 और रो कितनी है 3 है, तो 100% ये डिपेंडेंट ही है, क्योंकि अगर 4 क्रॉस 4 का होता तब तो मैं मैट्रिक्स को करके देखता कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा।
अब तो साफ पता चल रहा है इसका डिटर्मिनेंट ही नहीं निकाल सकते। तो 4 वेक्टर हैं, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस टाइप से यू वी डब्ल्यू या जो भी आप लेना चाहो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी लेना चाहो। 4 वेक्टर हैं और 3 रो है, रैंक 3 से ज़्यादा बन नहीं रहा, इसका मतलब 100% ये डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, लीनियर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में से ही आपका आंसर आएगा। और रैंक देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सिर्फ आपको रैंक ही चेक करना है, दोनों में लीनियरली डिपेंडेंट तो दिया ही हुआ है, सिर्फ आपको रैंक अब चेक करना है इस मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन लगा करके। तो सबसे पहला मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे R2 पे, R2 प्लस R3, ठीक है। तो 3 2 -5 1 तो एच डी रह जाएगा। R2 पे लगा रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -1 2 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर से मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अब हम देखते हैं कि इस किसी भी रो को हम 0 नहीं कर सकते, पूरी की पूरी को, कोई भी ऑपरेशन आप लगा लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रैंक जो है, इस मैट्रिक्स का जो मेरा रैंक क्या आ गया 3, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी, 1 2 3, टोटल 3 रोज हैं, तो इसका रैंक 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3 विद आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3, देन ए का इनवर्स क्या आएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, चाहे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, उसका अगर मुझे आइगन वैल्यू दे दिए, आइगन वैल्यू क्या होती है, उसके रूट ही तो होते हैं, तो उसके इनवर्स के आइगन वैल्यू जो बनने वाले हैं वो बनेंगे 1/λ1, ठीक है, 1/λ2 1/λ3, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, λ1 का इनवर्स, λ2 का इनवर्स और λ3 का इनवर्स। एक केस ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई भी 0 तो नहीं होगा, क्योंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और यहाँ पे आइगन वैल्यू भी तीनों के तीनों हो रहे हैं, और इनवर्स तभी निकलता है जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो 0 तो कभी नहीं हो सकता। अगर बाई चांस 0 ना होता, किसी एक ऑप्शन के अंदर कुछ और दिया होता, तो वो ऑप्शन मेरा आंसर आया था। मतलब ऐसे केस में जब आप पेपर में बैठे हो और ऐसा आपको आंसर नहीं दिया हुआ, तो वो आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ देखिए, सिंपल क्या हो रहा है आपका, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, और 1 को जोड़ दो, 43 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 4 × 7 7 चौके 28 और 7 35 आ रहा है, और ये वाला 2 लोगे तो 2 7 14 और 3 17 आ रहा है। मतलब क्या बन जाएगा, ये वाला जब ऑपरेशन में लगाऊंगा तो ये 2 रो सेम हो जाएंगी, इसका मतलब 2 रो सेम होगी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स इज इतना। करेक्टरिस्टिक रूट अब कैसे आते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट हो चाहे आइगन वैल्यू हो, बात सेम ही है। अब आइगन वैल्यू का जो एडिशन होता है ना, वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से, मतलब λ1 प्लस λ2 क्या हो जाएगा, 5 + 2, ये ट्रेस होता है 5 और 2, ठीक है। और मतलब डायगोनल एलिमेंट ट्रेस के होते हैं, और λ1 × λ2 क्या होता है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 × 2 - 4 × 1, 10 - 4 आ जाएगा 6। मतलब दो जो भी करेक्टरिस्टिक रूट आने वाले हैं ना, उनका एडिशन आने वाला है 7, समझ रहे हो बात को, और उनकी मल्टीप्लिकेशन आने वाली है 6। तो आप देख लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन 6, उनका एडिशन 7। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा बन रहा है, और किसी ऑप्शन में भी ऐसा नहीं बन रहा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन तो 6 बन रही है, बट एडिशन -7 आ रहा है। समझ गए, इतना शॉर्टकट आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर बैठे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक ए और बी दी, आपको पता ही होना चाहिए कौन सा ट्रू है। तो ए और बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज, ठीक है। और ए प्लस बी का करते हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो उनका कुछ भी आ सकता है, ए का बी का एडिशन में कुछ भी हो सकता है। बी आगे लिख दो चाहे ए आगे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आंसर आ जाएगा। इसका क्या होता है, मेरा बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और ये वाला तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जब एडिशन के ऊपर जो है ना ट्रांसपोज होगा, तो पहले एडिशन ही करना पड़ेगा, वो अलग अलग कभी भी नहीं आ सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स आर। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, काफ़ी सारे उसके जो है ना मैंने लाइनें आपको लिखवाई थी, वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि नंबर 1 हमारे पास था, मैंने आपको लिखवाया था कि ऑल आइगन वैल्यू ओ करेक्टरिस्टिक रूट हो चाहे आइगन वैल्यू, बात तो एक ही है। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। ठीक है ना, निलपोटेंट के सारे जीरो होंगे, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा इससे, ठीक है ना। और थर्ड मेरा क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। ऐसे ही नंबर 4 पे मेरा आ जाएगा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, रियल ही होते हैं। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ऐसे ही नंबर 6 पे आ जाएगा मेरा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स के मेरे क्या होते हैं, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, ऐसे ही ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल ऑर्थोगोनल। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्या होते हैं मेरा, इसका भी मेरा यूनिट मॉडुलस होता है, यूनिट मॉडुलस। ठीक है ना। उसके बाद हमारा है नंबर 8 पे आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी है और रियल सिमेट्रिक भी है, तो उसके 1 और -1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 9 नंबर पे आता है आइगन वैल्यू ऑफ रियल, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप सुन लेना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक। रियल स्क्यू सिमेट्रिक हो गया एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, एंड ऑर्थोगोनल वो होते हैं मेरे प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे और भी मैंने रैंक नलिटी थ्योरम करवाया था, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम करवाई थी। ठीक है, काफ़ी सारी उसके अलावा और भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी था, ये सारा लीनियर अलजेब्रा के अंदर करवाया हुआ था। वो वहाँ से जाके आप लेक्चर दे सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन के अंदर, अगर किसी ने अभी तक ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर जाके लेक्चर नहीं देखे जो है लीनियर अलजेब्रा के। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। कोई भी मेरी मैट्रिक्स है, ये तो सिंपल +1 +2 के अंदर ही हमने पढ़ा हुआ है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर +1/2 a - a'। ऐसे ही हम इसको जो है ना उसके अंदर भी दिखा सकते हैं, हर्मिशियन के अंदर, कि 1/2 सम ऑफ a थीटा प्लस 1/2 a - a थीटा, सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे ओनली हर्मिशियन है, यहाँ पे ओनली स्क्यू है, यहाँ पे नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है कोई भी डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, 0 0 0। यहाँ पे आ गया 1 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 -3। इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर। आइगन वैल्यू देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंपल आइगन वैल्यू कौन सी हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट वाली A B C हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।